नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। इश्तियाल अंगेज तकरीब मामले पर अमित शाह को राजनाथ सिंह ने दी क्लीन चिट। मुल्क में मोदी की नहीं है कोई लहर के रहमान खान ने मीडिया पर मोदी के नाम पर प्रोपेगेंडे का लगाया इल्जाम। दलितों की मसीहाई का दावा करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने दलित बिरादरी को किया नजरअंदाज। दलित तबके में बरहमी। एमआईएम के स्टेज से कांग्रेस को शिकस्त की अपील, लेकिन कांग्रेस लीडरों के खामोश टाइप पर उठ रहे हैं सवाल। और सिविल सर्विसेज इम्तिहानात इंटरव्यू की तैयारी में जुटे 20 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार। नौजवानों के हौसले बुलंद। तो सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने मुरादाबाद की चुनावी रैली में बीजेपी और उसकी हमनवा पार्टियों पर फिरका परस्ती की सियासत का इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस सदर ने अपने खिताब में समाजवादी पार्टी हुकूमत पर भी चोट की और कहा कि रियासत में तरक्की का पहिया जाम हो गया है। इस मौके पर कांग्रेस सदर ने अकलियतों के लिए की गई कांग्रेस की कारगुजारियों को भी गिनवाया। हमारी सरकार ने अकलियतों के हितों के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया। उनकी वक्त की संपत्तियों को इंतजाम से बचाने के लिए वक्त विकास निगम का गठन किया। यह हमारी सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। माइनॉरिटी की तालीम की दिशा में आगे बढ़कर काम किया है। मौलाना आजाद फाउंडेशन के कॉर्पस को खूब बढ़ाया है ताकि मदरसों में आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था हो और स्कॉलरशिप खासकर लड़कियों को मिले। हमने इस वर्ग की महिलाओं की मजबूती को खास तरजीह दी। उन्हें आगे आने के लिए नई रोशनी एक कार्यक्रम शुरू किया। हमारी सरकार इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि माइनॉरिटी के लोगों का आर्थिक विकास हो। इसके लिए राष्ट्रीय विकास और वित्त निगम की स्थापना की। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में चुनावी मुहिम के सरबराह अमित शाह को क्लीन चिट दे दी। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान राजनाथ सिंह ने दावा किया कि अमित शाह ने कभी नफरत फैलाने वाला बयान नहीं दिया है। इसके अलावा बीजेपी सदर ने यह भी कहा कि गुजरात मॉडल को मुल्क भर में नाफिज नहीं किया जाएगा। मुल्क में मोदी की कोई लहर नहीं है। मुरली मनोहर जोशी के इस बयान पर राजनाथ सिंह का कहना है कि मीडिया ने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। और जो भी मैंने देखा है, कभी भी अमित शाह ने अपनी तरफ से कम्युनल पोलराइजेशन की बात नहीं की है। हेल्दी डेमोक्रेसी में कम्युनल पोलराइजेशन अथवा सोशल पोलराइजेशन की इजाजत भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में नहीं दे सकती। और दूसरी चीज, जो उन्होंने जो कुछ भी कहा है, इलेक्शन कमीशन ने उसका आवेदन दिया है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने अपना जवाब भी भेज दिया है। कभी भी नरेंद्र भाई ने भी कभी यह नहीं कहा कि गुजरात मॉडल सारे देश में लागू किया जाएगा। ऐसा नरेंद्र भाई मोदी ने कभी नहीं कहा। लेकिन इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। 12 वर्षों तक चीफ मिनिस्टर रहते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात का जिस प्रकार से डेवलपमेंट किया है, उसका एप्रिसिएशन केवल बीजेपी का ही कार्यकर्ता नहीं कर रहा है, बल्कि राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरमैन स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी हैं, उस राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी 2008 में गुजरात के डेवलपमेंट की प्रशंसा की है। जोशी जी ने जो कुछ कहा उसका गलत इंटरप्रिटेशन दिया जाए। उधर मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान का कहना है कि मीडिया और अखबारात नरेंद्र मोदी के गुणगान में मसरूफ हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि मोदी की कहीं कोई लहर नहीं है।
मरकजी वजीर ने दावा किया कि इलेक्शन नतायज से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईटीवी नुमाइंदे रऊफ अहमद से बातचीत में के रहमान खान ने कहा कि कांग्रेस की कारकर्दगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रियासत कर्नाटक में लोकसभा की इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। हुक्मरान सियासी जमात कांग्रेस को भले ही दीगर रियासतों में कम तवक्कात हों, लेकिन कर्नाटक से ढेर सारी तवक्कात लोकसभा इंतखाबात से हैं। इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान। रहमान खान साहब, ईटी में आपका खैर मकदम है। 17 अप्रैल को कर्नाटक में वोटिंग होगी, क्या तवक्कात हैं कांग्रेस को, क्या उम्मीदें हैं? 17 तारीख को होने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह कांग्रेस एक भारी अक्सरियत से कांग्रेस के कैंडिडेट जीतेंगे। हमें उम्मीद है कि हम 20 से ज्यादा सीटों में कामयाबी हासिल करेंगे कर्नाटक में। आप कह रहे हैं कि 20 से ज्यादा सीटों पर आप कामयाबी हासिल करें, लेकिन नरेंद्र मोदी की जिस तरह की इंतखाबी मुहिम कर्नाटक में भी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी उम्मीदों पर पानी फेर जाएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी के जो लहर जो कह रहे हैं, लहर ये अखबारों में लहर है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लहर है, ग्राउंड में कहीं लहर नजर नहीं आ रही है। और कांग्रेस अपने जो प्रोग्राम्स, जो पॉलिसीज यूपीए ने किए हैं इन 10 सालों में, और जो हमारी रियासती सरकार में जो हमने जो वादे किए थे वो पूरे जो कर रहे हैं, इसकी बिना पर हमें पूरा यकीन है कि रियासत के लोग कांग्रेस के कैंडिडेट्स को भारी अक्सरियत से जिताएंगे। हमें उम्मीद है कि 20 से ज्यादा हम सीट जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे उन वादों को आप पूरा कर रहे हैं, किए हैं, लेकिन जो वादे वफा न हुए, उस सिलसिले में अगर मैं आपको पूछना चाहूँ, कर्नाटक में आपने वादा किया था कि टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी, लेकिन ये वादा ही रह गया। देखिए, लोगों को समझना चाहिए यूनिवर्सिटी 1-2 दिन में एस्टेब्लिश नहीं होती। नहीं, कम अज कम इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त होती। बताता हूँ आपको, यूनिवर्सिटी की पेशरफ्त हुई है। 6 यूनिवर्सिटी जो वादा किया गया था, इसके जो प्रिलिमिनरी जो मरहलात रहे उसको पूरा कर दिया गया है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गया है 6 यूनिवर्सिटी का। एक HRD की जो कंपनी जो यूनिवर्सिटी बनाने में मददगार है, साबित है, उनको हमने ये प्रोजेक्ट दिया था 6 यूनिवर्सिटी का। वो बहुत ज़रूरी है वो प्रोजेक्ट, और वो उन्होंने जो पूरे 6 जगह जाके भी सर्वे किया है। अक़लियती महकमों के बाज़ स्कीमात अभी तक जो है मुस्तहक़ अफराद तक नहीं पहुँच पाई, जैसे कि कर्जा जात की स्कीम है। बड़े पैमाने पर आपने कहा था कि 10 लाख रुपये तक कर्जा दिया जाएगा, लेकिन इतनी शराइत इतनी सख्त हैं कि ये स्कीम जो है सिर्फ पेपरों में ही रह गई, लेकिन अवाम तक नहीं पहुंच पाई। नहीं, ये गलत है। शराइत हमने 10 लाख रुपये तक, जो 5 लाख थे 10 लाख करें। हमारी मजबूरी ये है कि ये स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज के थ्रू ही हमारी जो स्कीम्स लागू होते हैं। कुछ स्टेट्स इसमें नाकाम हुए हैं, उसमें कर्नाटक भी एक था। अब कर्नाटक ये हुकूमत आने के बाद वो जो खर्चाजात माफ करने के बाद जो पुराने थे अब शुरू किए हैं। हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। एक नॉर्मल बैंकिंग चैनल में जो शराइत हैं वो शराइत को पूरे करना चाहिए। अगर ये समझ जाएंगे अक़लियत बगैर शराइत के पैसे दिए जाएंगे तो ये नामुमकिन है। आप कह रहे हैं कि आपकी जानिब से कोई कोताही नहीं हुई है, लेकिन जो स्कीम थी वो पहुंच नहीं पाई, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, स्कीम को जिम्मेदार हम लोगों को भी ठहराते हैं, क्योंकि जानना जरूरी है। जब फर्ज कीजिए मुझे मालूम है कि मुझे लोन मिल रहा है, अगर मैं नहीं जानकारी, इसको हुकूमत किस तरह से इश्तिहार दे सकती है? इलेक्ट्रॉनिक टीवी मीडिया यूज कर सकती है। तंजीमों को आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को जानकारी होना चाहिए दूसरे स्कीम कैसे पहुंच रहे हैं।
अक़लियतों को जानकारी होना चाहिए, हमारे में तंजीमें हैं वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। शुक्रिया खान साहब ईटीवी से बात करने का। नाजरीन, ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान का कहना है कि ये इंतखाबात, लोकसभा के इंतखाबात उसूलों की बुनियाद पर लड़े जा रहे हैं और सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए अक़लियतों को आगे आने की जरूरत है। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु। कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात में उम्मीदवारों के तायद के सिलसिले में मुस्लिम मुत्तहदा महाज के फैसले पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। कांग्रेस को इत्मीनान है कि महाज ने 28 हलकों में से 25 हलकों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की तायद की है, जबकि महाज के फैसले पर जेडीएस ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। मुस्लिम दानिश्वर और सियासी तज्जियानिगार महाज के फैसले को बड़ी हद तक दुरुस्त करार दे रहे हैं। कर्नाटक में 17 अप्रैल बरोज जुमेरात को लोकसभा इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। पिछले इंतखाबात की तरह इस मर्तबा भी रियासत के मुसलमानों की रहनुमाई के लिए मुस्लिम मुत्तहदा महाज ने अपनी तायद करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। कर्नाटक के कुल 28 पार्लिमानी हलकों में मुस्लिम मुत्तहदा महाज ने 25 हलकों पर कांग्रेस जबकि 2 हलकों पर जेडीएस की तायद का ऐलान किया है। ताहम बीदर पार्लिमानी हलके में महाज ने अपने फैसले को महफूज रखा है। लेकर तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट से हज़रत उलमा इकराम की सरपरस्ती में ये फैसला लिया गया कि कर्नाटका के 28 पार्लिमानी हलकों में से 25 जगह कांग्रेस की तायद की गई है, 2 जगह जनता दल यस की तायद की गई है। 2 जो जनता दल यस की तायद की गई है वो है शिमोगा और हासन, और बीदर हल्का वहाँ के अवाम और वोटर्स के स्वाबदीद पर छोड़ दिया गया है। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहदा महाज के फैसले पर कांग्रेस बड़ी हद तक मुतमईन नजर आ रही है, लेकिन रियासत की इलाकाई सियासी जमात जेडीएस ने महाज के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। महाज का अपना जाती फैसला है, ये हमारी पार्टी का फैसला नहीं है, न ही हमें खैर मकदम करना है। हमें तो 2500 सीटों पर हमारी तरफ से पूरी कोशिश लगानी है कि हमारे उम्मीदवार कामयाब हों। मुस्लिम दानिश्वर और सियासी तज्जियानिगार मानते हैं कि मुस्लिम वोटों को मुत्तहद रखने के लिए इस तरह की रहनुमाई जरूरी है, लेकिन दानिश्वर महाज को यह मशवरा देते हैं कि सिर्फ उम्मीदवारों की तायद से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुसलमानों के वोटिंग फीसद को बढ़ाने के लिए भी कोशिशें होनी चाहिए। 2 जगह छोड़ दिए, शिमोगा और दूसरा जो है हासन, ये सही भी है। एक हद तक के फैसले को सही करार दिया जा सकता है, क्योंकि अगर महाज चाहती तो एक तरफा फैसला करती तो वो तमाम मुसलमानों के लिए फैसला लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हासन में भी एक सेकुलर पार्टी है, देवेगौड़ा जो है वहाँ पे आना उनका लाजमी है। मुसलमानों को वोट दिलाने की कोशिश करना चाहिए। मुसलमानों को वोटिंग पोलिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा होने चाहिए इस मरतबे। जहाँ पे मुसलमान की परसेंटेज ज्यादा है, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, वहाँ पे सेक्युलर कैंडिडेट जीतेगा। वाज़ेह है कि कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहदा महाज जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद समेत रियासत की तकरीबन 28 मुस्लिम तंजीमों का एक विफाक है। रियासत में पिछले साल हुए असेंबली इंतखाबात में महाज को अपने फैसलों में बड़ी हद तक कामयाबी मिली थी, लेकिन बाज दफा ऐसा भी हुआ है कि महाज के फैसले गलत साबित हुए हैं। देखना यह है कि इस मरतबा कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहदा महाज के फैसले रियासत के मुसलमानों पर कहां तक असरअंदाज होते हैं। ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु। तो खास बात में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के अलावा यहां के दलित वोट भी पूरे मुल्क की सियासत का रुख तय करते हैं, लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव कई मानों में गुज़िश्ता आम इंतखाबात से मुख्तलिफ है। रियासत में दलितों की नुमाइंदा समझी जाने वाली बहुजन समाज पार्टी ने बहुत कम तादाद में दलितों को टिकट दिया है। कानपुर जैसे शहर में जहां दलितों की आबादी का तनासुब 30% से ज्यादा है, वहां भी बीएसपी समेत किसी बड़ी पार्टी ने दलित को टिकट नहीं दिया है। यही वजह है कि मुस्लिम वोट की तरह दलित वोट भी बिखराव की तरफ बढ़ रहा है। पेश है एक खास रिपोर्ट। दलितों की सियासत के नाम पर वजूद में आने वाली बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इस बार दलितों के बजाय
मुख्तलिफ जात बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को तरजीहाती बुनियादों पर टिकट दिया है, जिनमें आला जात के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। लेकिन इस सूरत हाल से दलित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले तबके में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों को सुरक्षित कर दिया गया है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो लोकसभा की सीट सुरक्षित होगी, चाहे वो विधानसभा की सुरक्षित हो, उन्हीं पे लड़ने का अधिकार हमको दिया गया है। जबकि काशीराम जी ने एक आवाज उठाई थी और दिया भी था पहले, लेकिन अब ऐसा मायावती की सरकार बहुजन समाज पार्टी अब ऐसा नहीं कर रही है। दलितों के नाम पर सिर्फ शोषण है, दलितों के नाम पर सिर्फ वोट लेकर अपने आप को उठाने का काम कर रहे हैं लोग, जो दलित समाज के लिए अच्छा नहीं है। कानपुर में सारी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए, किसी पार्टी ने कोई दलित को नहीं खड़ा किया। इससे प्रतीत होता है कि दलितों का कोई भी आधार नहीं है और कोई भी सम्मान नहीं है। दलित केवल एक दलित है। रियासत के ज्यादातर पार्लिमानी हलकों की तरह कानपुर में भी किसी भी पार्टी ने दलित उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि कानपुर में दलित आबादी का तनासुब 30% से ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं कि केवल दलितों का इस्तेमाल किया जाता है, दलितों का नाम लिया जाता है, दलितों के हितों की बात कही जाती है, लेकिन दलितों का जो भागीदारी है उससे चाहे कोई राष्ट्रीय पार्टी हो, सब लोग उससे दूर रखते हैं। ये मेरा मानना है। दलितों का इल्जाम है कि तमाम सियासी पार्टियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल तो खूब करती हैं, लेकिन बाबा साहब ने दलित सियासत की जो तरजीहात तय की थी उस पर कोई भी पार्टी अमल करने को तैयार नहीं है। ईटीवी न्यूज कानपुर। उधर आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर पार्टी के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाया है। कानपुर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महमूद रहमानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के जवाबित को बालाए ताक रखकर अपने प्रचार में बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं। आपसे कि जब बजट का इलेक्शन आयोग की तरफ से जो बजट है वो 70 लाख रुपए है सिर्फ, तो ये एक एक रैली में जो है 50-50 करोड़ खर्चा करते हैं। इनसे इलेक्शन आयोग कभी हिसाब पूछेगा या नहीं पूछेगा? मोदी साहब को पर्चा भरते समय बहुत से कॉलम में एग्जम्पशन दे दिया गया। अगर वो एक एग्जम्पशन किसी आम आदमी से छूट जाए तो उसका पर्चा निरस्त हो जाता है। इन्होंने बहुत सी बातों को डिक्लेयर नहीं किया। और आप ये भी देखेंगे कि वो उनको सिंबल भी मिलेगा और वो इलेक्शन लड़ने के लिए उनको इजाजत भी मिलेगी। तो ये मैं क्वेश्चन आपके माध्यम से इलेक्शन आयोग से करना चाहता हूं कि ये दोहरी पॉलिसी का मतलब क्या है। रुक करेंगे उत्तराखंड का, जहां सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। दोनों कौमी पार्टियां अकलियतों के वोट पर दावा कर रही हैं। रियासत की सियासत में अकलियतों का वोट अहमियत रखता है। ऐसे तमाम पार्टियों की नजर अकलियती वोटों पर लगी है। क्या कहते हैं सियासी लीडर, आप भी सुनिए। संख्यक समुदाय के लोग भी मैं सोचता हूं कि अच्छी तरह जान चुके हैं कि 50 वर्षों में कांग्रेस ने हमारे साथ छलवा किया और हमको केवल वोट बैंक के लिए यूज किया, केवल हमको बांटा है, तोड़ा है और वोट के खातिर हमारा यूज करते रहे। आज हर तबका, हर जनमानस समझ चुका है, जान चुका है। इसीलिए आज मोदी जी के पीछे जनता भाग रही, दौड़ रही है। हर समुदाय का आदमी भी दौड़ रहा है। मुस्लिम तो बीजेपी मुस्लिम के बारे में कुछ सोचती नहीं, वो तो खाली एक झूठा आश्वासन देती है, वरना बीजेपी तो हमारे मुसलमानों के सख्त खिलाफ है। लेकिन इंशाल्लाह मुसलमान तो ज्यादातर कांग्रेस के साथ हैं। इस बार भी हरिद्वार से लहर चल चुकी है और मुझे उम्मीद है कि हमारी 5 सीट कांग्रेस की जरूर जीतेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सियासी दायरे को वुसअत देने की कोशिश कर रही है। इंतखाबात में कामयाबी के लिए एमआईएम लीडर कांग्रेस, बीजेपी और टीडीपी पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, लेकिन 3 कांग्रेसी लीडरों को मजलिस की ताईद हासिल है। कौन है 3 कांग्रेसी लीडर, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस के दरमियान फासलों में इजाफा हो गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर कांग्रेस पार्टी को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं और एमआईएम लीडर कांग्रेस उम्मीदवारों को शिकस्त दिलाने के अजायम का इजहार कर रहे हैं। ताहम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आम चुनाव के दौरान
3 कांग्रेस लीडरों की हिमायत करती नजर आ रही है। एमआईएम ने आंध्र प्रदेश के साबिक वुजरा दानम नागेंदर, मुकेश गौड़ और कांग्रेस हाईकमान के करीबी समझे जाने वाले एम शशिधर रेड्डी के सामने अपने उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर सेहत दानम नागेंदर सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के तहत आने वाले खैरताबाद असेंबली हल्के से मुकाबला कर रहे हैं और शशिधर रेड्डी सनत नगर हल्के असेंबली से इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि मुकेश गौड़ हैदराबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाले गोशा महल हल्के असेंबली से मुकाबला कर रहे हैं। सियासी तज्ज़ियानिगारों का कहना है कि गोशा महल, खैरताबाद और सनत नगर असेंबली हल्कों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी हासिल कर सकती थी। इन हल्कों से मजलिस के मुकाबला करने से कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकस्त यकीनी हो जाती। इन तीनों कांग्रेस लीडरों की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा। सियासी तज्ज़ियानिगारों का कहना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से भी कामयाबी हासिल करने के लिए कोशां है। वाज़िर है कि साल 2000 से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के पुराने शहर तक ही महदूद रही। ताहम 2009 में एमआईएम ने 8 असेंबली सीटों पर मुकाबले के बाद 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। 2009 के आम इंतखाबात के बाद मरकज और रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तायद की। ताहम 2012-13 के दौरान मकामी तनाजात के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कांग्रेस से दूरी इख्तियार कर ली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अब इंतखाबात में कामयाबी के लिए कांग्रेस, बीजेपी और टीडीपी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एमआईएम के लीडरों का कहना है कि इन तीनों पार्टियों को इख्तिदार से दूर रखने के लिए मुमकिना कोशिशें की जाएंगी। इसी मकसद के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस मर्तबा आंध्र प्रदेश से 1 और तेलंगाना की 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 31 असेंबली हलकों से एमआईएम मुकाबला कर रही है। ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। सिविल सर्विसेज के मेंस इम्तिहान में कामयाब होने वाले मुस्लिम उम्मीदवार इन दिनों पूरे जोश और जज्बे के साथ इंटरव्यू की तैयारी में जुटे हुए हैं। दिल्ली में ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जानिब से कराई जा रही इंटरव्यू की तैयारी के रिहर्सल में 20 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार न सिर्फ शामिल हुए हैं बल्कि इनके अज़ाइम, इनके हदफ के हुसूल की नवेद सुना रहे हैं। मुल्क में इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी सिविल सर्विसेज से कामयाब होने वाले अफराद के हाथों में होती है। सिविल सर्विसेज में मुसलमानों का तनासुब अब तक 3% से 4% के दरमियान रहा है। ताहम इस बार इंटरव्यू के मरहले तक पहुंचने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली में ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया इंटरव्यू के मरहले तक आने वाले तलबा को इंटरव्यू की खुसूस तैयारी कराता है। इन उम्मीदवारों के दिलों में मुल्क और कौम के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिटरेचर है और अभी मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुका हूं। हालांकि ये मेरा एक से ज़्यादा बार मैं दे चुका हूं ऑलरेडी इंटरव्यू, तो ये मेरा नया एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है क्योंकि अब लगता है कि मंजिल पास है और देखते हैं क्या होता है आगे। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैं यहाँ पे हमदर्द स्टडी सर्कल में तैयारी कर रही हूँ और अभी इंटरव्यू मेरा फर्स्ट मई को है। तैयारी तो ज़ोरों शोर से चल रही है, बट हाँ फर्स्ट टाइम है तो नर्वसनेस भी उतनी ही है, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव सोच लेके आगे बढ़ रही हूँ, बस यही है। सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में इस साल ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के 48 में से 11 उम्मीदवार इंटरव्यू के मरहले तक पहुंचे हैं, जबकि हमदर्द के 15 में से 10 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। इसी तरह जामिया मिलिया इस्लामिया से तैयारी करने वाले 12 मुस्लिम उम्मीदवार मेंस का मरहला अबूर कर सके हैं। कामयाब उम्मीदवार अब इंटरव्यू में भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। 11 लोगों ने किया है जो कि इस वक्त इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से जिन्होंने हमारे यहाँ से नहीं भी क्वालिफाई, यानी कि बाकी हिंदुस्तान से मुख्तलिफ इदारों से या इंफरादी तौर के ऊपर जो कामयाब हो गए, वो तकरीबन 10-11 लोग और हैं जिन्होंने हमें अप्रोच कर लिया। हर साल ही करते हैं, तो हम उनका भी उनके इंटरव्यू सेशंस करवा देते हैं। रिहर्सल होते हैं इंटरव्यू के, हमारे यहाँ पूरा पैनल बैठता है, उसमें बहुत सीनियर ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। इस वक्त भी जो इंटरव्यू हमारे यहाँ हो रहा है, तो एक एक बच्चे की 40-45 मिनट 50 मिनट ग्रिलिंग होती है, इंटरव्यू होता है,
और उसके बाद फिर उसको फीडबैक भी दिया जाता है। तबकाती सतह पर देखा जाए तो दूसरे तबकों के उम्मीदवारों के मुकाबले में शामिल होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासुब इत्मीनान बख्श है। अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की शमूलियत इम्तिहान में बढ़ती है तो कामयाबी का ग्राफ बढ़ना भी फितरी होगा। ETV न्यूज, नई दिल्ली। और अब बात करेंगे अम्बेडकर जयंती की। आईने हिंद के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 123वीं यौम पैदाइश के मौके पर पसमानदा तबकात और दबे कुचले अफराद के लिए अपना सब कुछ निछावर करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर की खिदमात का जिक्र किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि उनके ख्वाब अभी भी पूरे नहीं हो सके, जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। एक जमहूरी मुल्क में सबको बराबरी का हक हमारे आईन की खूबी है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबकों को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आईन में सबको बराबरी का हक और पिछड़ों को तरक्की के कौमी धारे में शामिल करने के लिए खास एहतमाम किया। हिंदू दलितों का एक बड़ा तबका आज समाजी और इक़्तिसादी तौर पर बेहतर जिंदगी गुजार रहा है तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कोशिशों का नतीजा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने आने वाले वक्त और उस दौर के हालात को मद्देनजर रखते हुए ही एक ऐसे समाज और रियासत का तस्वुर किया था जो सबके लिए भलाई का ज़ामिन हो। भारत का जो समाज हो, चाहे वो हिंदू हो या किसी और धर्म के व्यक्ति हो, जो नीचे जाति के लोग हैं, जो सोशली बायकॉटेड हैं, जिसको सामाजिक रूप से आप अलग मानते हैं, उनको सब समाज में मिला के चलने की बात की कि समाज को एक जोड़ करके एक ऐसे भारत का निर्माण किया जाए जिसमें सब बराबर हों, जिसमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या किसी अन्य नाम पर, भाषा के नाम पर भी किसी अन्य नाम पर हम अलगाव न करें। तारीख के जानकार मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे मुल्क में जिस समाज का तस्वर किया था वो हर तबके को बराबरी के हक दिए जाने की वकालत करता है, लेकिन आज भी दलित और दलितों से अलग समाज के एक खास तबके का बड़ा हिस्सा इक़्तिसादी तौर पर पिछड़ा हुआ है। जानकारों के मुताबिक हमारे मुल्क की सियासत ने इस तबके को आज तक महज एक वोट बैंक समझा, लेकिन आईन के मुताबिक समाजी जरूरतों को हमेशा नजरअंदाज किया। कि जब हम बात करते हैं देश के पिछड़े वर्ग की, तो हमें बिल्कुल भी उसमें धर्म, उसमें जाति, इन सब चीजों को हटा देना चाहिए। आज की तारीख में अगर आप बात करें, जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है या और रिपोर्ट है, वो भी बता रही है कि अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आर्थिक रूप से बड़ा पिछड़ा हुआ है। तो अब हमें शायद इस अगर अम्बेडकर आज होते, बड़ा हाइपोथेटिकल प्रश्न है, तो शायद वो निश्चित रूप से इस बात को सोचते कि इस वर्ग को भी किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए। खुद दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अम्बेडकर इस मुल्क की सियासत और सरमायादाराना निजाम को बेहतर तौर पर समझते थे। अम्बेडकर ने समाज के सबसे निचले तबके को ऊपर लाने के लिए आईन का सहारा लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सच्ची ख्वाजा अकीदत यही होगी कि उनके ख्वाब को हकीकत में बदला जाए। ETV न्यूज, मेरठ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।